हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शनल फॉरमैनशिप। इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप पिछली वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि मैंने वहां पर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया, इसके साथ बताया कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। जहां पर मैंने आपको बताया था फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसमें मैंने तुम्हारा पूरे डिपार्टमेंट को डिस्कस करके बताया था, पूरा चार्ट बताया था। यदि आप इससे पिछली वीडियो को देख लेंगे तो इसके बारे में आपको टोटल डिटेल पता चल जाएगी। पूरी एक वीडियो केवल फंक्शनल फॉरमैनशिप के ऊपर ही हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स जैसे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी वर्क को हमें सिंप्लीफाई करना है और उससे स्टैंडर्डाइज करना है। एक है हमारे पास वर्क स्टडी, जिसके अंदर 4 पॉइंट है: मेथड, मोशन, टाइम एंड फटीक। इसके बाद फोर्थ है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वैसे वर्क स्टडी के अंदर हम डिफरेंशियल पेस वेज सिस्टम को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से केवल 3 टेक्निक रह जाएंगी हमारे पास: फंक्शनल फॉरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एंड वर्क स्टडी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास वर्क स्टडी। यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो रोल है F.W. टेलर का, जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए टेक्निक तैयार की हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल वर्क स्टडी का है। यानी कि इस पर तो केस स्टडी बहुत ज़्यादा बनती है। यानी कि अगर आपको ये बिजनेस स्टडीज़ के कंसेप्ट को समझना है, टेक्निक्स में अगर आप अपनी कमांड मेंटेन करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी इंडस्ट्री में इसके रोल के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हो सकता है कुछ टेक्निक्स आपने यूज़ की या नहीं की, लेकिन इनके साथ यदि आप ठीक है ना पूरी तरह से नहीं मैच कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन। ये स्टैंडर्डाइजेशन है क्या? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो क्वालिटेटिव हो। क्वालिटेटिव किस चीज में? क्वालिटेटिव साइज में हो सकती है। क्वालिटेटिव, देखिए कोई एक चीज का मतलब, क्वालिटी का प्रोडक्ट का मतलब किस चीज से कवर करते हो भाई? उसका वेट, साइज, कलर, डिजाइन, फ्लेवर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम स्टैंडर्ड की तरफ बात करते हैं। ठीक है भाई, उसका वेट क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, साइज क्या होगी, मेजर क्या होगा, ये सब चीजें हम स्टैंडर्डाइजेशन में कवर करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को जब हम बनाएंगे तो इन सब चीजों का हम ध्यान देंगे। और इन सब चीजों के ध्यान देने में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जब प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो इसमें जो वर्क है उसको भी स्टैंडर्डाइज करना है, उस प्रोडक्ट को जो हम बना रहे हैं उसको भी स्टैंडर्डाइज करना है। और स्टैंडर्डाइज में बता चुका हूं भाई, मेजर, डिजाइन, साइज, इन सब चीजों से स्टैंडर्डाइजेशन करना है जिससे कि वो क्वालिटी मैच करे। और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि किसी भी वर्क को सिंपल करना है, उसकी कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है। अब देखने में ऐसा लगता है कि सिंप्लीफिकेशन यानी काम को कम कर दिया, ठीक है, हाँ, हमने जो वर्क करना है उसमें इस तरीके से काम करना है कि वो काम आसानी से हो जाए, हमें वेस्टेज ना हो, रिप्लेशन ना हो, बार बार एक ही वर्क को हम कंटिन्यू ना करते रहें, एक ही काम डिफरेंट लोग ना करें। हमारा जो काम है उसमें स्पेशलाइजेशन मेंटेन रहे और एक ही काम में अगर हम डिफरेंट वर्क कर सकते हैं तो उन्हें एक ही जगह पर कंप्लीट करा लें। तो देखिए, एक तो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, एक हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट तरह की वैरायटीज के गुड्स हो सकते हैं। एक इंडस्ट्री क्या करती है? डिफरेंट तरह के गुड्स तैयार कर सकती है भाई। डिफरेंट तरह के गुड्स हैं, उनका साइज है डिफरेंट। अब डिफरेंट तरह के गुड्स होंगे तो दिक्कतें कहाँ आएंगी भाई? डिफरेंट तरह के गुड्स तो डिफरेंट तरह के टूल्स, डिफरेंट तरह की मशीनरी, डिफरेंट तरीके का स्टॉक। बात समझना, अगर मैं डिफरेंट वैरायटी के गुड्स बना रहा हूँ, डिफरेंट तरह की चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, तो डिफरेंट तरह की वैरायटीज होंगी तो बहुत सारा स्टॉक रखना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज चाहिए, स्टॉक चाहिए, डिफरेंट तरह की मशीन चाहिएगी, डिफरेंट तरह की लेबर चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? तो यहां पर हमें उसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और हम अपनी एफिशिएंसी को अचीव कर पाए। ठीक है, तो हमने फंक्शनल फॉरमैनशिप पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यानी कि आपको यदि कोई केस स्टडी है तो यहां पर वो सिंप्लीफाई करना है कि जो डिफरेंट वैरायटी के आप गुड्स बना रहे हैं, जिसमें डिफरेंट तरीके के आपको गोडाउन्स चाहिए, इन्वेंट्रीज चाहिए, इसके अलावा मशीन्स चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, तो उन सब में को किस तरीके से सिंप्लीफाई करके हम एक यूनिटी ऑफ एक्शन बनाते हुए उसके अंदर सिंपल तरीके से कॉस्ट को कम कर सकें। इसके बाद जो सबसे मेन मैंने आपको बताया है वो है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं।
यानी कि ये वर्क स्टडी की टेक्निक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं तो कहता हूँ एग्जाम में भी नहीं आती तब भी इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी होगी। यदि हम बेसिक को पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज एमबीए के मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, और ये जब आप कॉमर्स में एंटर करके तो परमानेंट आपके काम आएगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको वर्क स्टडी के बारे में। हमारे पास हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं। मैंने कहा था डिफरेंशियल वेज सिस्टम चाहें तो इसको भी इसी के 5वें पॉइंट पे ले लेंगे। उसके बाद फिर हमारी टेक्निक्स रह जाएंगी केवल 3। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल जो 4 टेक्निक्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 3 टेक्निक्स हैं। अब कुछ लोग तो इसमें और भी टेक्निक्स बना लेते हैं। जो टेक्निक्स है इन सबको भी अलग अलग ले लेते हैं। भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टेक्निक हो जाती है। द 7 टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आपको इस तरह से भी मेंशन करना पड़ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो यहां पर है हमारे पास वर्क स्टडी, काम को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले है मेथड। मेथड होता है काम करने का तरीका। तो हम धीरे धीरे चारों को एक साथ लूंगा मैं, और फिर उनको अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस भी करेंगे। मेथड यानी कि वो तरीका जिसमें हम किसी काम को करते हैं। और ये कैसे मिलता है तरीका? ये तरीका मिलता है जब हम किसी वर्क में लगातार काम करते रहते हैं, तो उसमें हमें उस काम का सिंप्लीफिकेशन मिल जाता है, वो बेस्ट टेक्निक मिल जाती है जिसमें कि हम उस काम को कर सकें। दूसरा है हमारे पास मोशन। मोशन हम कहते हैं पोस्चर को। पोस्चर करने का मतलब जब वर्कर काम कर रहा है तो वो किस फॉर्म में है, लेटे हुए है, बैठे हुए है, खड़ा हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है, मूवमेंट में है, किस तरीके के पोस्चर में वर्कर काम कर रहा है उसे आपको देखना होगा। इसमें यदि कहीं अननेसेसरी पोस्चर बने हुए हैं, अननेसेसरी मोशंस हैं, तो उन्हें डिलीट करना है, उन्हें हटाना है और सही मोशन में लेकर आना है। भाई ये मोशन कहीं ना कहीं हमारे फटीग के लिए जिम्मेदार है। यदि आपके मोशंस काम करने के तरीके ठीक नहीं है तो आप थकावट ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय लगेगा और आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आएगा नहीं, वर्कर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ध्यान देना है, मेथड यानी कि वे, स्टाइल थ्रू विच वी हैव टू कंप्लीट अ जॉब, हमें किस तरीके से अपने काम को करना है। मोशन यानी कि वो पोस्चर यानी कि वो काम करने का स्टाइल, ठीक है ना, काम करने का स्टाइल कि वो खड़े होकर करना है, बैठकर करना है, मशीन को किस तरीके से रखना है जिससे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए, और अननेसेसरी जो पोस्चर्स हैं उन्हें हम हटाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अननेसेसरी ऐसे पोस्चर में काम कर रहे हैं जहाँ थकावट हो, तो उन थकावट वाले पोस्चर को हटाकर हमें ऐसे पोस्चर में ऐसा डिजाइन बनाना है, ऐसा ड्राफ्ट तैयार करना है कि हमारे पास बेहतरीन पोस्चर्स हों। वो पोस्चर्स यानी कि वो मोशंस हों जिससे कि हम काम को जल्दी से और इकोनॉमिक तरीके से कर पाए। एक है हमारे पास टाइम। टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोडक्शन वर्क के लिए। मैं तो प्रोडक्शन वर्क क्या कहता हूं, मैं तो पूरी दुनिया के लिए कहता हूं टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम को खो देंगे तो आपने सब कुछ खो दिया है। अगर आप टाइम को इग्नोर करेंगे तो आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में। तो टाइम को आपको यहाँ इंपॉर्टेंट देना है कि यहाँ टाइम का एक स्टैंडर्ड बनाना है, यानी किसी भी वर्क को कंप्लीट करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए कि भाई वो एक वर्कर 15 मिनट्स में, 1 आवर में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, कितनी यूनिट बनाता है, यानी हाउ मच यूनिट कैन ए वर्कर कैन बी कंप्लीटेड इन 1 आवर। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है कि भाई वो 1 आवर में इतनी यूनिट बना रहा है। तो जैसे कि 1 डे का टाइम है हमारे पास कि भाई 1 डे में 8 आवर्स हैं, 1 आवर उसके लंच या ब्रेकफास्ट जो भी आप कवर कर सकते हैं उसके रेस्ट का है, दैट मीन्स देयर इज अ 7 आवर। अगर हम कह रहे हैं इन 1 आवर ही इज प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट, देन द 7 आवर यू शुड प्रोड्यूस द 70 यूनिट। ओके, द 70 यूनिट यू शुड प्रोड्यूस। अगर वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उस टाइम को मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये टाइम मेंटेन करना है कि उन 7 आवर्स में कितनी यूनिट बननी चाहिए एंड हाउ मच वर्कर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स, देखिए हमने कहा 70 यूनिट्स वी हैव टू प्रोड्यूस इन द 1 डे वाला 1 वर्कर, बट सपोज देयर इज 100 वर्कर, तो 70 यूनिट्स में आप 100 वर्कर लीजिए, दैट मींस 7000 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस इन 1 डे इन द फैक्ट्री।
तो दैट मीन्स कि वो हमारे पास टाइम को हम मेंशन कर रहे हैं। तो अब स्टैंडर्ड टाइम्स के साथ एक्चुअल टाइम को मैच किया जाएगा कि हमने ये तो स्टैंडर्ड बनाया कि इतने टाइम में कंप्लीट हो सकता। अब इसमें जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कुछ वर्कर्स कंप्लीट करते हैं स्पीड से, जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम है उससे भी ज़्यादा स्पीड से, और कुछ लोग थोड़ा सा लो स्पीड से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो टाइम के अंदर कि वर्कर्स के जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइम को एनालाइज करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट फटीग। देखिए हम जर्नली मेथड, मोशन यानी पोस्चर्स और टाइम को हमने कवर कर लिया, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो फटीग पर भी देना है, वर्कर की थकावट। देखिए ये थकावट क्यों होती है आप मुझे बताइए, थकावट किस लिए? जब हम रेगुलर काम करते रहते हैं, हमारे वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, हम ऐसे किसी काम को कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पोस्चर की बात की थी आपकी मोशन में, ऐसे पोस्चर में काम कर रहे हैं कि जहाँ काम हम ज़्यादा करेंगे तो थक जाएंगे, और थकने से होता क्या है, फटीग का सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? अगर वर्कर फटीग में है यानी कि वो थका हुआ है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है, माने ना कि जो वो एफिशिएंट वर्क कर सकता है वो नहीं कर पाएगा, और वो एफिशिएंसी से दूर हो जाएगा, और धीरे धीरे अगर उसकी एफिशिएंसी खत्म होती जाएगी तो एक दिन वो किसी लेवल का वर्कर नहीं रहेगा, वो हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें देना है ध्यान, जो बेसिकली आपको कंसंट्रेट करना है वो ये है कि जो वर्किंग आवर्स हैं उनके बीच में इंटरवल्स हों। अब वो इंटरवल्स कितने मिनट्स का हो, यानी इंटरवल सर्च करने हैं कि हाउ मच इंटरवल्स, कि कितनी देर बाद आपको उन्हें रेस्ट देना है। रेस्ट के बाद यानी कि नंबर ऑफ इंटरवल्स हो गए, एंड देन टाइम, कि जो इंटरवल है उसमें टाइम कितना होगा। भाई हो सकता है 1 आवर का हो सकता हो 30 मिनट्स का हो सकता हो 10 मिनट्स का हो। तो दैट्स बेस्ड ऑन द पोस्चर पर भी बेस करता है कि आप किस मोशन में काम कर रहे हैं। उस मोशन के अकॉर्डिंग आपको यह ध्यान देना होगा कि आप कितनी देर में थक जाते हैं। अब आप देखिए कि अब वन शिफ्ट के बाद सेकंड शिफ्ट में भी आप काम करने लगे, थर्ड शिफ्ट में भी काम करने लगे, दैट मीन्स कि यू विल गेट द फटीग, कि आप फटीग पर आ जाएंगे तुरंत, क्योंकि हमारी जो एफिशिएंसी है उसमें रेस्ट चाहिए। यानी कोई भी वर्कर कंटिन्यू 3 शिफ्ट में काम नहीं कर सकता है, तो मैक्सिमम मतलब 1 शिफ्ट के बाद मैक्सिमम 2 शिफ्ट, और उसमें भी इंटरवल्स यानी रेस्ट के इंटरवल्स उसे चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान दे रहे हैं फटीग में, कि भाई कितनी देर में वो थक जाएगा, उसके बाद उसको कितने इंटरवल्स चाहिए, कितने वर्किंग आवर्स को लिए काम कराना है, कितनी देर का रेस्ट देना है। तो ये सब चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे अपने फटीग में। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि मोशन और फटीग में क्या डिफरेंस है, मोशन और फटीग में क्या डिफरेंस है। इसके बाद देखेंगे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी FW टेलर, इसने टेक्निक्स भी बनाई हैं। अगर आप फर्दर क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पर जहाँ पर न्यूमेरिकल सिस्टम में देखेंगे तो वहाँ इसका पूरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट है कि कितनी वेजेस एक वर्कर को हमें देनी चाहिए। तो उसने वहाँ बेसिक वेजेस और इंसेंटिव्स की बात की है, बेसिक वेजेस और इंसेंटिव्स की बात की है। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर कह रहा है कि जैसे जैसे वर्कर काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे पेमेंट कीजिए। अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम कर रहा है, स्टैंडर्ड टाइम से कम में पेमेंट कर रहा है, तो उसको हाई रेट से वेजेस दीजिए। वेजेस का रेट समझिए कि जैसे सपोज कीजिए हम किसी को 5 रुपीज पर यूनिट का पैसा देते हैं, 5 रुपीज पर यूनिट का। यदि उन 1 डे में एक वर्कर बनाता है, मतलब हमारा स्टैंडर्ड है 100 यूनिट बनाने का, 100 यूनिट का हमारा स्टैंडर्ड है। तो यदि कोई वर्कर 100 यूनिट या उससे ज़्यादा बनाता है, 100 यूनिट यानी 100 की बजाय उसने बनाई 110, तो हम उसको देंगे 5 रुपीज़ का रेट 110 यूनिट पर। लेकिन यदि उसने 100 से कम यानी 99 बनाई तो हमने उसका जो वेजेस का रेट है वो कम कर दिया 4 रुपीज़। यानी कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, तो आप देख सकते हैं कि यूनिट्स ज़्यादा कम नहीं हुई हैं, जो यूनिट ज़्यादा कम नहीं हुई, 550 और ये 30,
396, कहाँ 550 और कहाँ 396, एकदम वेजेस में चेंज आ गया। अब इससे क्या होगा कि जो वर्कर कम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? मोटिवेशन, कि हमें भी स्पीड से काम करना चाहिए, जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो अपने फंक्शंस को पूरी तरह से मैच कर पाए, उसका जो काम है वो टाइम से पूरा हो जाए, और वर्कर्स के बीच में जो एक मोटिवेशन है, ठीक है ना, एक प्रेरणा है, ठीक है ना, प्रेरित होते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को कंप्लीट करें। तो मेरा जो कहने का पर्पज़ है कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रोवाइड द वेजेस टू द वर्कर अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। इफ दे वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड देन वी विल प्रोवाइड द सैलरी अकॉर्डिंग टू द मोर स्टैंडर्ड। इफ दे वर्क लेस देन स्टैंडर्ड देन वी हैव टू पे सैलरी लेस देन स्टैंडर्ड। तो दैट मीन्स कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप इसे समझें। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में 4 पॉइंट्स हैं। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे बताएं। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, फटीग और मोशंस में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मैं आपको पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगा। तो आप बताएं आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।